हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषतः आपको भी पता होगा कि कल हमने खेती बाड़ी का पूरा एक दायरा देखा था। अब उसके बाद चूंकि हमारा जो खेती बाड़ी होता है उसी से जुड़ता हुआ एक विशेष पहलू होता है पशुपालन का। तो उस पशुपालन को आधारित करते हुए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं, जिसके नाते हम विभिन्न पहलुओं को क्या करेंगे, पशुपालन के रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि हमने कल ही आपसे वादा किया था कि आज मॉक टेस्ट देखेंगे, लेकिन हमें लगा कि अगर जो मॉक टेस्ट देखेंगे तो जाहिर सी बात है जाती होगी। क्यों? क्योंकि पशुपालन जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इसके साथ ऐड होता है वो छूट जाएगा। तो इस कारण से हमने सोचा पहले पशुपालन कर लिया जाए, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल ना परेशान होंगे कि मॉक टेस्ट नहीं हुआ, पशुपालन कैसे आ गया। तो जाहिर सी बात है पशुपालन इसी वजह से आया क्योंकि खेती बाड़ी में आपने देखा होगा किसानों के घरों पर खास करके किसान तो एक तरफ होते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके पशुपालन उसका एक दूसरा पर्याय होता है। ठीक है, तो उसी कारण से उस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसके अगले चरण में कर लेंगे क्योंकि आज पशुपालन जो खेती बाड़ी से मिलता जुलता क्या होता है, एक पहलू होता है, उसकी हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कर सकते हो कि कल या अगर जो आज खत्म हो गया ये टॉपिक तो कल कर लेंगे और नहीं तो फिर परसों करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है, तो पहले उसको कर लिया जाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन या खास करके जब हम बात करते हैं इनका क्या संदर्भ होता है और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ठीक है, तो पशुपालन के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आती है कि आखिर हमारे यहाँ पे पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो पशुपालन विभाग स्थापित हुआ, जानवरों को लेकर के अलग से विभाग, तो ये पशुपालन विभाग स्थापित हुआ था सन 1944 में। कब? सन 1944 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे अंग्रेजों के सहयोग से, किसके? अंग्रेजों के सहयोग से क्या हो जाता है, विशेषतः हमारे यहाँ पे पशुपालन विभाग की स्थापना की जाती है, जहां पे हम कुछ एक विशेष बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो इसका पूरा पर्याय क्या था कि सबसे पहला क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जानवरों के प्रजनन की बात की जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उन्नत किस्म के आपके पशु होंगे उनके प्रजनन की बात होगी। जाहिर सी बात है इसके अलावा बात करते हैं तो जानवरों में बहुत सारी बीमारियां होती थी, तो उन पशु स्वास्थ्य का भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका ध्यान रखा जाएगा कि जानवरों में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उसको कैसे देखा जाए। और साथ ही साथ पशुओं में आपने देखा होगा कि लोकल स्तर पर उनको रखने के लिए कोई विशेष मैनेजमेंट नहीं होता है, तो इस तरीके से हम पशु प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्थात पशुओं का प्रबंधन कैसे किया जाए उसको लेकर के इस बिंदु को आधारित किया गया और साथ ही साथ पशुओं के खान पान की भी बात की गई, अर्थात पशु के पोषण की बात की गई। ठीक है, पशु के पोषण की भी बात की गई। तो इन सारी चीजों को आधारित करते हुए हमारे यहाँ पे एक पशुपालन विभाग स्थापित किया गया, जिसका प्रमुख जो कार्य था वो ये था कि हम पशुओं का पोषण दुरुस्त करें, पशुओं पे मैनेजमेंट करें कि कहाँ पे लाइटिंग हो, कहाँ हवा आने की व्यवस्था हो, किस तरीके से उनके बैठने की व्यवस्था हो, खाने का क्या शेड्यूल हो। इन सारी चीजों के अलावा पशुओं के स्वास्थ्य, चूंकि उनको कई सारी बीमारियां लगती हैं और बीमारियों के साथ टीकाकरण, उनकी समय समय पे बीमारी की जांच करना, इन सारी चीजों को आधारित करते हुए हाइब्रिड पशु क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो देसी नस्ल की आपकी किस्म होती है वो कम मात्रा में क्या करती है, दूध का उत्पादन करती हैं, जबकि आपने देखा भी होगा कि जो विदेशी किस्म होती हैं वो अधिक मात्रा में क्या करती है, दूध का उत्पादन करती हैं। तो कह सकते हो कि उन्नत किस्म के आपके जो कह सकते हो कि विशेषतः पशु हैं, उन पशुओं की देखभाल करना ये हमारी क्या हो गई, एक नैतिक जिम्मेदारी हो गई।
इसी क्रम में आप भी जानते हैं राज्य सरकार और भी कई सारे काम अलग अलग तरीके से कैसी है, जैसे पशुपालन विभाग स्थापित किया, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक अलग से मत्स्य विभाग स्थापित किया गया। और ये जो मत्स्य विभाग स्थापित हुआ वो कब स्थापित हुआ, तो मछलियों के लिए अलग से विभाग स्थापित हुआ सन 1966 में। कब? मछली विभाग के रूप में, खास करके मत्स्य विभाग की जब बात करते हैं तो उसका नाम सन 1966 के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि गौवंश को प्रमोट करती है और इस कारण से हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग भी गठित किया गया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग भी गठित किया गया है। और इस आयोग की जब बात करते हैं तो ये आयोग आपका कब गठित हुआ, तो ये आपको मिलता है सन 1999 में। कब? सन 1999 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग आपका गठित किया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे दूध उत्पादित करने के लिए, जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा जो गुजरात में स्थित है, कई सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, दूध का उत्पादन बड़े स्तर पे करते हैं। उसी पैटर्न पर, उसी को कॉपी करते हुए हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत खास करके एक राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई है। क्या है? राज्य के दुग्ध परिषद की स्थापना की गई है। और राज्य दुग्ध परिषद की जब बात करते हैं, जो दूध के उत्पादन के लिए क्या होता है, प्रमुखता से जिम्मेदार होता है, तो उसकी स्थापना कब की गई, तो ये किया गया था सन 1976 में। कब? सन 1976 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे राज्य के दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये पे ध्यान रखिएगा, राज्य में आप भी जानते हैं चूंकि महिला जो होती है, आपने बड़े स्तर पे देखा होगा कि जो पुरुष होता है यानी कि सजनवा जो होते हैं, सजनवा को आपने ज्यादातर देखा होगा कि ये मुंबई या दिल्ली में जाके क्या करते हैं, कमाई करते हैं। घरों पे एक्चुअल में जो काम करती हैं वो मेहरुआ ही करती हैं। और मेहरुआ की अगर बात करते हैं तो आप बड़े स्तर पे जानते होंगे कि चाहे वो खेती किसानी की बात हो या फिर घर पे रह के जानवरों की देखभाल की बात हो, तो वो काम घर की औरतें करती हैं। और इसी कारण से सरकार भी इस बिंदु को समझी कि ये जो सजनवा लोग हैं ये तो बाहर रहते हैं, लेकिन मेहरुआ लोग घर पे रह के क्या करती हैं, अधिक मात्रा में जानवरों का देखभाल करती हैं और उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, दुग्ध उत्पादन भी होता है। लेकिन नाम की जब बात आती है तो नाम तो उनका आता है। तो इस कारण से राज्य सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को प्रमोट करते हुए खास करके अपने यहाँ पे महिला डेयरी योजना की शुरुआत करेंगे, जहां पे पूरी तरीके से ये जो योजना होगी वो महिलाओं के समर्पण पर होगी। अर्थात महिला इसकी पूरी तरीके से देखभाल करेगा और महिला ही क्या करेगी, इसको पूरी तरीके से संचालित करेगी। और इस आधार पे इस योजना की जब बात करते हैं तो ये कब लागू किया गया, तो ये हमारे यहाँ पे सन 1996-97 में इसको लागू किया गया। कब? सन 1997-96 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे इस योजना की प्रमुखता से क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसकी जब बात करते हैं तो ये महिला डेयरी योजना सन 1996-97 में क्या हो गया, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, चूंकि ये सारी स्कीम आपके जो प्रदेश में चालू किए गए, उसी तरीके से हमारे प्रदेश में कई सारे पुरस्कार भी क्या किए जाते हैं, आपके राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें एक पुरस्कार होता है आपका गोकुल पुरस्कार। क्या नाम होता है? एक पुरस्कार की जब बात करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं गोकुल पुरस्कार के रूप में। किसके रूप में? उसको नाम दिया जाता है गोकुल पुरस्कार के रूप में। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, सीधा सा प्रश्न हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गोकुल पुरस्कार जो होता है वो हमारे यहाँ पे किसके रूप में देख मिलता है, तो ये हमारे यहाँ पे देख मिलता है खास करके जब हम बात करते हैं इस गोकुल पुरस्कार का, तो ये गोकुल पुरस्कार होता है दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, किसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन के लिए। सामान्यतः क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर जो क्या करता है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, विशेषतः सबसे ज्यादा अगर जो कोई भी व्यक्ति दूध का उत्पादन करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से ये पुरस्कार दी जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से एक पुरस्कार और होता है जिसको हम नाम देते हैं नंद बाबा पुरस्कार। क्या बोलते हैं? नंद बाबा पुरस्कार। और नंद बाबा पुरस्कार की जब बात करते हैं तो नंद बाबा पुरस्कार किस क्रम में दिया जाता है, तो ये भी दूध उत्पादन में ही दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूध उत्पादन के अंतर्गत खास करके ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है देसी गाय से। किससे? देसी गाय से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले को, सबसे ज्यादा
दूध उत्पादन करने वाले को। ठीक है, तो सीधी सी बात अगर किया जाए तो हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर जो देसी गाय अपने यहाँ पे पालता है और उस देसी गाय को पालने के बाद क्या होता है, उसको अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है, तो उस दूध उत्पादन के क्रम में उसको नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा कि अगर जो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पूरे एक क्षेत्र लेवल की बात की जाए तो क्षेत्र लेवल पे अगर देखा जाए, पूरे संदर्भ में देखा जाए तो गोकुल पुरस्कार मतलब कह सकते हो एक पूरा गांव जो बड़े स्तर पे दूध उत्पादित करता है उसको गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहां पे चाहे वो देसी गाय हो चाहे विदेशी गाय हो, जबकि दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा होता है आपका केवल एक व्यक्ति जिसको हम नंद बाबा कहते हैं। तो नंद बाबा पुरस्कार केवल उसको दिया जाता है जो बड़े स्तर पे क्या करता है, अपने यहाँ पे देसी गाय के माध्यम से दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हम बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा अभी एक योजना चालू की गई थी, खास करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। किसके नाम पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक विशेषता योजना चालू की गई थी जिसका नाम होता है पंडित दीनदयाल, क्या होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। और इस डेयरी परियोजना की जब बात करते हैं तो उसका पर्याय क्या था, इस योजना को चालू करने का लक्ष्य क्या था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कह सकते हो कि बड़े स्तर पे दूध का उत्पादन कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा था और राज्य में दूध उत्पादन आप भी जानते हैं कि आज सबसे नंबर 1 पे हो जाता है। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से जो डेयरी परियोजना लॉन्च की गई, उसका जो पूरा पर्याय था वो ये था कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कुल 822 ब्लॉक हुआ करते थे। तो इन 822 ब्लॉकों में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, हर एक ब्लॉक में क्या करेगी, अर्थात प्रत्येक ब्लॉक में 6 डेयरी की स्थापना की जाएंगी। कितनी? 6 डेयरी की स्थापना की जाएंगी। और डेयरी की जाहिर सी बात है जब स्थापना होगी तो डेयरी स्थापना करने में पैसे की बात होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लाख रुपए क्या होगा, आपके सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लाख रुपए क्या होंगे, सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो सरकार का ये पूरा लक्ष्य था कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाएगा, खास करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक डेयरी परियोजना लॉन्च की जाएगी जो 822 जो ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश के, उन 822 ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक में 6 डेयरी स्थापित किया जाएगा और जिसके आधार पे कह सकते हो कि दूध उत्पादन बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि इसको उत्पादित करना है तो इसको उत्पादित करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो सरकार क्या करेगी, 4 लाख रुपए इसमें सहायता राशि भी आपको देगी। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए तो अभी आपने हाल ही में चर्चा में सुना होगा काशी बनास संकुल। क्या नाम? काशी बनास संकुल। बनास काशी संकुल, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी अभी हाल ही में क्या किया गया है, आपके बनारस में इसको डेवलप किया गया है और जो क्या करेगा, दूध उत्पादन करने के क्रम में एक बड़ा डेयरी फार्म है। ठीक है, तो सीधा सा नाम हो सकता है जो काशी बनास संकुल है या फिर बनास कासु संकुल। इसका क्या संबंध है, तो बनारस में इसकी स्थापना की गई है जो दुग्ध उत्पादन को लेकर के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही प्रयोग देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा। हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध कितना उपलब्ध है, अर्थात कह सकते हो कि प्रति व्यक्ति, जनरली आप भी जानते हैं चूंकि प्रदेश पूरे स्तर पे क्या है, देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करता है। अब अगर जो जनसंख्या से हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो वर्तमान में हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रति व्यक्ति की दूध उपलब्धता कितनी हो जाती है, तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा 359 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 359 ग्राम, 359 ग्राम प्रतिदिन की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, कि अगर जो कोई भी व्यक्ति एक दिन में, अर्थात पूरा प्रदेश अगर जो एक दिन में क्या करे, पूरा दूध पीना चाहे तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति कितना पी सकता है, तो 359 ग्राम सबके हिस्से में आएगा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति दूध की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, टॉपिक का नाम पशुपालन है। ठीक है, वो हमने बोला ना कि कल चूंकि हमने सोचा था कि मॉक टेस्ट करेंगे, लेकिन जो पशुपालन होता है वो खेती से ही जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, तो इसकी बिना खेती हमारी अधूरी हो जाती, तो इस कारण से हमने सोचा कि पहले इसको कर लिया जाए, इसके बाद आपका मॉक टेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है,
समझ नहीं आ रहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा, ठीक है। तो 359 ग्राम विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, अपने यहाँ पे दूध की उपलब्धता। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, सरकार हमारे यहाँ पे क्या करती है, जैसे दूध की बात की जाती है, चूंकि पशुपालन का एक हिस्सा होता है आपका मुर्गी पालन, और मुर्गी पालन में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, एक नीति लाई जाती है जिसका नाम है कुक्कुट नीति। और कुक्कुट नीति का जो पूरा संदर्भ था वो ये था कि हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे, कुकुर पालेंगे ना, कुकुर ना पालेंगे। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा, ठीक है। तो मुर्गा पालन को लेकर के एक कुक्कुट नीति लाई गई थी, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा 2013 के अंतर्गत लाई गई थी, और जिसका पूरा पर्याय था कि हमें क्या करना है, अपने प्रदेश को मांस उत्पादन में भी आगे बढ़ाना है। और इस आधार पर देखा जाए तो मांस उत्पादन में हमारा क्या होगा, बड़े स्तर पे एक लक्ष्य होगा, जिसको लेकर के 2013 में एक नीति लाई गई। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो आप एक संस्थान का नाम सुने होंगे ICMR, खास करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जब बात करते हैं तो वो बताता है कि अगर जो एक व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में अंडा खाना चाहे तो उस क्रम में जो मुर्गे अंडा देते हैं, तो मुर्गों की अंडे की संख्या जो आपको होती है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितने आपको देखे मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई व्यक्ति आपका अंडा खाना चाहे तो उस क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में 182 अंडा प्रति व्यक्ति क्या है, आपके एक साल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर जो एक व्यक्ति जो रेगुलर अंडा खाता है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे जो अंडे की उपलब्धता है वो आपके 182 अंडा है, ठीक है। कितनी, 182 अंडा प्रमुखता से क्या कर सकता है, एक व्यक्ति एक साल में खा सकता है, अगर सभी लोग खाते हैं। अगर सभी लोग खाते हैं तो एक साल में 182 अंडा उपलब्ध है, किसके लिए, हमारे यहाँ पे खास करके जब हम कुक्कुट नीति के अंतर्गत अंडे की उपलब्धता की बात करते हैं, ठीक है। तो अंडा की उपलब्धता कितना हो जाता है, ये आपको 182 अंडा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति देखने को मिलता है, अर्थात एक साल में आप 182 अंडे खा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम अंडे की बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यही पर अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, हमारे प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करें पशुओं को आधारित करते हुए तो पशु चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। और इन पशु चिकित्सा केंद्रों की जब बात करते हैं तो इनका संबंध कहां से हो जाता है, तो पशु चिकित्सा केंद्र की जब बात करते हैं तो ये आपको स्थापित किए गए हैं 3 विभिन्न लोकेशन में। एक आपका है गोरखपुर में, ठीक है, एक आपका कहां पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, एक आपके राजधानी लखनऊ में देख मिलता है, और इसके अलावा बात किया जाए तो एक आपका कहां पड़ता है, तो एक आपका पड़ता है मुजफ्फरनगर में। कहां पे, मुजफ्फरनगर की जब बात करते हैं तो इस मुजफ्फरनगर में देख मिलता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 3 जो नाम हो जाते हैं वो आपका हो जाता है गोरखपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है, क्लियर। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके कि पशु चिकित्सा को आधारित करते हुए गोरखपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पे आपके पशु चिकित्सा केंद्र आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने कई बार चर्चा की हमारे यहाँ पे दूध को उत्पादन करने के लिए, तो आप भी जानते हैं जैसे आनंद में क्या है, दूध उत्पादित किया जाता है तो उनका एक क्या है, ग्रुप है, एक समूह है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था जो कि कटरा में बना था, प्रयागराज की कटरा की जब बात करते हैं तो वहां पे बनाया गया। संयोग से ये जब ग्रुप बनाया गया तो ग्रुप तो बन गया लेकिन आगे कंटिन्यू ना रह पाया, तो इस कारण से उस ग्रुप को हमने समाप्त कर दिया। दूसरा जो ग्रुप बना वो आपके लखनऊ में बना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में जो पहली बार एक दुग्ध संघ स्थापित हुआ तो प्रथम दुग्ध संघ की जो आपकी स्थापना की गई, इस दुग्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई, तो ये आपको देख मिलता है लखनऊ के अंतर्गत। राजधानी लखनऊ की जब बात करते हैं तो इस लखनऊ के अंतर्गत विशेषतः पहली बार आपके पहले दुग्ध संघ की स्थापना की गई, ठीक है। क्या हो जाता है, खास करके देखा जाए तो पहले दुग्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई, तो ये आपको देख मिलता है आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंतर्गत। कहां पे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जब बात करते हैं तो वहां पे इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके अलावा दूध को आधारित करते हुए, पशु प्रजनन को आधारित करते हुए हमारे यहाँ पे 2 बड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो एक का नाम है राष्ट्रीय डेयरी संघ। क्या नाम होता है, पहले की अगर बात करते हैं तो उसको नाम देते हैं राष्ट्रीय डेयरी संघ।
राष्ट्रीय डेयरी संघ संस्था, अर्थात दूधों को उत्पादित करने के लिए और पशुओं की उन्नत क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ पे ये जो संस्थान देखने मिलता है ये आपके करनाल में देखने मिलता है। कहाँ पे? करनाल की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान आपके हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरियाणा के करनाल में ये विशेषतः राष्ट्रीय डेयरी संघ जो आपकी एक संस्था है उसका नाम देखने मिलता है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। क्या है? एक इसी तरीके से मिलता जुलता संस्था है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अगर इस बोर्ड की जब बात करते हैं तो इस बोर्ड का जो आपका एक स्थापना किया गया है ये कहां से संबंधित होता है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो आपको मिलती है वो आपको मिलती है आपके आनंद में। कहां पे? आनंद की जब बात करते हैं तो इस आनंद के गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, खास करके गुजरात में एक जगह आनंद जहां पे आपका अमूल उत्पादित किया जाता है। तो उसी अमूल के संबंध में आपको एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या नाम होता है? राष्ट्रीय डेयरी संघ की, और दूसरी होती है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। हमने पीछे भी चर्चा किया था, एक नाम आपको विशेषतः इसका भी नाम नोट कर लीजिए, समूल की बात की थी। और समूल का जो संदर्भ था वो था कि शाहजहांपुर की जो महिलाएं होंगी, ठीक है, तो महिलाओं को आधारित करते हुए शाहजहांपुर महिला डेयरी संघ के रूप में, महिला डेयरी संघ की जब बात करते हैं तो उसका एक आपका ग्रुप बनाया गया है, खास करके शाहजहां महिला डेयरी संघ के रूप में, जहां पे क्या होगा, बड़े स्तर पे क्या किया जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो कि दूध का उत्पादन किया जाएगा। जैसे आपका अमूल है उसी तरीके से आपके समूल की जब बात करते हैं तो उसकी स्थापना आपके शाहजहांपुर में की गई है। ठीक है, खास करके जब हम बात करते हैं केवल महिलाओं को आधारित करते हुए, ठीक है, तो महिलाओं को आधारित करते हुए ये संस्था आपकी की गई है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई संशय? हालांकि ये जो सारी चीजें हैं ये कह सकते हो केवल संस्था और केवल आपके नाम इन सब चीजों के ऊपर आधारित है। अभी तो हम अपने प्रदेश के पशुओं के बारे में जान भी ना पाए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, बदहजमी, गैस, कुछ भी हो तो बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं बताना सकते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा एक जगह भी पता है, खास करके रोडवेज बस अड्डे के पीछे और रेलवे स्टेशन खास करके पिछले फाटक की तरफ एक हमारा वहाँ पे भी दुकान है जहाँ पे आप आ सकते हैं पूरी तरीके से अपनी परेशानियों को लेकर के। तो उन परेशानियों को वहाँ पे हम तसल्ली पूर्वक क्या करते हैं, दूर करते हैं। CMR क्या होता है? CMR नहीं बल्कि ICMR बोला जाता है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जिसकी जब बात करते हैं तो वो क्या करता है, क्योंकि हालांकि करता काम मेडिकल से संबंधित, लेकिन मेडिकल के क्रम में अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि मेडिकल का जो क्रम होता है वो खास करके एक हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता करता है। और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य को लेकर के अगर जो देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के जो एक समस्या होती है उसमें हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह की जरूरत होती है बॉडी को। तो इसी कारण से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या नाम होता है, एक बिंदु आपको जो मिलता है, खास करके जब बात करते हैं किसको लेकर के, अंडे वगैरह को लेकर के, तो उस चीज की बात करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिएगा, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो पशु पाए जाते हैं इन पशुओं में भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इन पशुओं की जब बात करते हैं तो इनके आपके दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है उसको हम खास करके महिष वंशीय बोलते हैं, अर्थात अगर जो हम सामान्य शब्दों में बोलें तो उसको हम भैंस की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो पहली जो वैरायटी होती है वो हमारे प्रदेश में क्या होती है, भैंस की हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम दूसरे वैरायटी की बात करें तो दूसरी क्या होती है, जिसको हम गोवंश बोलते हैं, अर्थात गाय की बात की जाती है। ठीक है, तो प्रमुखता से कौन सी गाय और कौन सी भैंस हमारे यहाँ पे जो उनकी क्वालिटी होती है वो आपकी पाई जाती है। अगर इनकी बात करें तो भैंसों में विशेषता ध्यान रखिएगा। खास करके भैंसों की जब बात करते हैं तो भैंसों का नाम आपको देख मिलता है, एक नाम होता है मुर्रा,
मुर्रा की जब बात करते हैं तो मुर्रा क्या है, ये भैंस की एक आपकी किस्म है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा भदावरी सुरती, क्या बोलते हैं, भदावरी सुरती, ये भी क्या हो जाती है, ये भी आपकी भैंस की एक आपकी क्या है, किस्म है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये पे ध्यान रखिएगा जाफराबादी, क्या नाम होता है, जाफराबादी। जाफराबादी की जब बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक भैंस की आपकी किस्म है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रावी, ठीक है, रावी की जब बात करते हैं तो रावी भी क्या है, एक आपके भैंस की किस्म है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे आपके नागपुरी नीली, क्या नाम होता है, नागपुरी नीली की जब बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाती है, भैंस की एक प्रमुख किस्म हो जाती है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या की जाती है, बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पे क्या होता है, इन सबका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुर्रा, भदावरी, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि प्रमुखता से सुरती, जाफराबादी, रावी और इसके अलावा आपका यहाँ पे नागपुरी नीली, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे आपके भैंस के प्रमुखता से किस्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, भैंस के प्रमुखता से किस्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम गाय की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा गाय की किस्मों में पहला किस्म साहीवाल, क्या नाम होता है, साहीवाल की जब बात करते हैं तो साहीवाल, ठीक है, साहीवाल की जब बात करते हैं तो साहीवाल क्या हो जाता है, ये आपके गाय का एक विशेष किस्म होता है। साहीवाल के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक और होती है जिसको नाम दिया जाता है गिर, गिर के अलावा सिंधी, गिर और फिर आपकी सिंधी, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी देओनी, ठीक है, देओनी, इसके अलावा थार पाकर, थार पाकर, ठीक है, देओनी और फिर आपका थार पाकर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक और ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं ककरेज, ककरेज, तो ये सारी क्या हो जाती है, ये आपके गाय की किस्म हो जाती है। अब की बार जब आपका आरओ का पेपर हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था थार पाकर का नाम, थार पाकर को लेकर के ये बताया गया था कि यह एक भेड़ की किस्म है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे जब बात किया जाता है गाय और भैंस की तो थार पाकर भेड़ की नहीं बल्कि गाय की किस्म है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रमुखता से क्या हो गई, ये हमारे प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ एक विशेषता गाय की और आपकी भैंस की किस्म हो गई। ठीक है, क्या बोलते हैं, गाय की और भैंस की आपकी जो किस्म होती हैं उनका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा भी आप जानते हैं कि जैसे आपकी जर्सी भी आपके प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जर्सी की जब बात करते हैं तो जर्सी भी आपकी पाई जाती है। इसके अलावा फिजिशियन की अगर बात करें, क्या नाम, फिजिशियन की अगर बात करते हैं तो इसका भी क्रम आपको देखने मिलता है, तो फिजिशियन भी हमारे प्रदेश में देखने मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी होती है लेकिन जो मुख्य रूप से आपको देखने मिलती है इनका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जर्सी और फिजिशियन का भी संबंध आपके प्रदेश से हो जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर है, इनका नाम विशेषता ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे खास करके अलग अलग जानवरों को लेकर के। ठीक है, अब जानवरों की जब बात करते हैं तो जानवरों के बारे में एक विशेष बिंदु आपको पता होना चाहिए कि जानवरों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके संबंध में उनको टीका वगैरह भी लगाते हैं। इस क्रम में अगर देखा जाए तो इस क्रम में आपको जो चीजें देख मिलती हैं, अगर जो इनकी बात करते हैं तो विशेषता ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जो बीमारियां फैलती हैं आप भी जानते हैं वायरस के माध्यम से, इसके अलावा देखा जाए तो बैक्टीरिया के माध्यम से और फिर आपकी फंगई के माध्यम से, तो इस तीन तरीके से आपकी बीमारियां फैलती हैं। अगर कुछ प्रमुख बीमारियों के नामों की बात करें तो सबसे पहला संदर्भ आपका होना चाहिए किसके माध्यम से, पहला होना चाहिए आपके जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, जीवाणु की अगर बात करते हैं खास करके बैक्टीरिया की तो उसके माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, तो जीवाणु के माध्यम से हमारे जानवरों में एक जो बीमारी होती है उसका नाम होता है थनैला, क्या बोलते हैं, थनैला बोला जाता है। सामान्यतः क्या होता है, सामान्य चीजों को समझिएगा, खास करके थनैला इन द सेंस एक बीमारी ऐसी होती है क्योंकि हम जब जानवर की बात करें चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो उसके स्तन से ही दूध निकाला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली हम एक क्राइटेरिया जानते हैं कि अगर जो जानवर के स्तन भारी हैं तो इसका मतलब वो दूध देने के लिए तैयार है। सहयोग क्या होता है, जब इसमें इस विषाणु का अटैक होता है तो उस कारण से ये जो स्तन होता है वो सामान्य परिस्थिति मतलब जैसे छोटा सा है लेकिन इसकी क्या होती है स्थिति बड़ी हो जाती है, इन द सेंस इसमें सूजन आ जाती है, तो हमें लगता है कि गाय या भैंस हमारी क्या है दूध देने के लिए तैयार है, हम चले जाते हैं दूध को निकालने के लिए। अंततः क्या होता है, ये दूध के नाते ना
बल्कि ये सूजन के नाते ये परेशानी देख मिलती है। पहली कंडीशन तो ये होती है, तो इस कारण से इसको दर्द होता है। दूसरा ये कंडीशन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जानवरों के जो स्तन होते हैं वो पिछले पैर के बीच में होते हैं, तो इस कारण से उनको चलने में क्या होती है, जब ये स्तन इनके पैरों से लगते हैं तो ये भी काफी दर्द देता है। और तीसरी कंडीशन होती है इनके बैठने में, जब ये बैठती हैं तब भी क्या होता है, इनको स्तन के नाते दर्द होता है। तो थनैला बीमारी विशेष ध्यान रखिएगा, जीवाणु के कारण होता है, जहां पे क्या होता है, ये इनके स्तन असामान्य परिस्थिति में क्या होते हैं, सूज जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, खास करके एक बीमारी हमारे यहाँ पे होती है जो कि देख मिलती है आपके कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? एक बीमारी होती है जो होती है कैल्शियम की कमी के कारण। और कैल्शियम की कमी के कारण जो आपकी बीमारी होती है वो कौन सी होती है, तो उसको नाम ही देते हैं हम अपने यहाँ पे मिल्क फीवर करके। क्या नाम देते हैं? उसको नाम दिया जाता है मिल्क फीवर। इस मिल्क फीवर की जब बात करते हैं तो ये सामान्य तरीके से आपके अधिकतर तो गायों में देख मिलती है, हालांकि गाय के अलावा भैंसों में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खास करके देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे हम गाय की बात करें चाहे भैंस की बात करें, इनसे आपको भी पता है दूध का उत्पादन किया जाता है। सामान्य परिस्थिति क्या होती है, आप भी जानते हैं, कैल्शियम जो ये खाने में इस्तेमाल करते हैं वही कन्वर्ट होता है आपके खास करके दूध में। अब होता क्या है, जब इनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, दूध का उत्पादन कम होना चालू हो जाता है। तो इसी कारण से दूध का कमी हो जाना, जिसको हम सामान्य शब्दों में मिल्क फीवर भी कहते हैं, दुग्ध ज्वर की भी संज्ञा दी जाती है। और इस दुग्ध ज्वर का जो संबंध होता है वो किसके रूप में देख मिलता है, वो आपको देख मिलता है खास करके कैल्शियम की कमी के नाते। ठीक है, तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा विशेषतः। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, कुछ एक बीमारियां आपकी वायरस के माध्यम से फैलती हैं। और वायरस के माध्यम से जो बीमारियां होती हैं, अगर इनकी बात करें तो इनका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बीमारी जो होती है वो होती है आपकी मुंह पका खुरपका। मुंह पका खुरपुका। अब इसमें क्या होता है, जनरली आप भी जानते हैं जो जानवर होते हैं चारे को निगलते हैं और चारे को फिर क्या करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि विशेषतः वो चबाते रहते हैं। ठीक है, संयोग क्या होता है, इनके मुंह में क्या होता है, छाले आ जाते हैं। जैसे हमारे सामान्य मुंह में आपने देखा होगा कि छाले पड़ जाते हैं तो हम चीज़ों को खा नहीं पाते, निगल नहीं पाते। तो इसी कारण से हमारे यहाँ पे क्या होता है, खास करके मुंह पका में क्या होता है, इनके मुंह में क्या होता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं, जिस कारण से ये चारे को निगल नहीं पाते और चारे को एक तरीके से कह सकते हो उसको चबा नहीं पाते हैं। दूसरा होता है खुरपका। खुरपका इन द सेंस, क्योंकि जानवरों के जो पाँव होते हैं उसको हम खुर कहते हैं। और खुर में क्या होती है, जैसे हमारे पैरों वगैरह में आपने देखा होगा कि आपके छोटे छोटे फुंसी दाने इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, जिस कारण से पैर नहीं रख पाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आपको देख मिलती हैं। तो उसी तरीके से हमारे खुरों की क्या हो जाती है, खास करके जैसे खुर की बात करते हैं तो वो पक जाती है। और पकने के नाते ही क्या होता है, ये बीमारी हमें देख मिलती है। और जिस कारण से ये चलने में क्या होते हैं, असहज हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो ये पैर इनका पक जाएगा तो क्या पैर को सीधे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो जब पैर को ही नहीं सीधे रख पाएंगे तो इस कारण से ये क्या हो जाएगी, इनको खुरपका नाम की बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो खुरपका और मुंह पका की जब बात करते हैं तो ये दो बीमारियां इनके क्रम में आपको मिलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, एक बीमारी इसी तरीके से और होती है जिसका नाम होता है गलघोटू। गलघोटू की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि गले में हमारी क्या होती है, कभी कभी गांठ पड़ जाती है, गिल्टी हो जाती है, और जिस कारण से हम चीज़ों को क्या करते हैं, अंदर ले नहीं पाते हैं। इन द सेंस चारे को ये लोग गले में गांठ पड़ने के नाते, गले में सूजन होने के नाते ये चारे को निगल नहीं पाते। तो उस बीमारी को हम सामान्य शब्दों में गलघोटू नाम देते हैं। गलघोटू के अलावा अगर देखा जाए तो एक बीमारी और होती है जिसको हम सामान्यतः पोकनी बोलते हैं। पोकनी की अगर बात करते हैं तो इसको, जैसे आप अपने यहाँ पे लूज मोशन की बात करते हैं, पेचिस दस्त की बात करते हैं, तो जानवरों को भी क्या होता है, जब धूप वगैरह लग जाता है, क्योंकि हम सामान्य समझते नहीं हैं, हम तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जानवरों को अधिकतर क्या होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बाहर छोड़ दिया जाता है या खुले छोड़ दिया जाता है। तो उस कारण उनको धूप वगैरह जब लग जाती है तो इनको लूज मोशन होने लगता है, जिस कारण से इनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये पोकनी बीमारी लूज मोशन के स्वरूप में देख मिलती है, जो कि आपके जानवरों में हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके ये जानवरों के क्या हो जाते हैं, आपके अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। इसमें कोई संशय हो तो 1 मिनट के लिए आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय है?
ए चचा लोग ज़्यादा बकैती ना खोलो, ठीक है, नहीं तो यहीं से स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर कोर्स ब्लॉक हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं जितना करना हो कायदे में रह के किया करो। मतलब ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमें दिख ना रहा का कमेंट सारे सामने चलते रहते हैं। कुछ ना करना होता है, इसे एक मोबाइल होती है हमारे पास, कैमरा खोलना पड़ता है और इसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। उसके बाद आपकी जितनी भी प्रतिक्रिया होती हैं वो साक्षात हो जाती हैं उस कमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद बताने की ज़रूरत ना है क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा सब्र रख के क्लास में बैठा करो, खास करके जब हमारी क्लास में बैठे हो। दूसरे की तो हम ना जानते, तो हमारी क्लास में बैठते हो तो थोड़ा सा संयम बरता करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। गाय क्या होती है ये तो हमें भी ना पता भाई, गाय क्या होती है। कभी गांव में अपने घूम के देख लेना कि गाय कौन सी होती है। हमें तो गाय के बारे में पता नहीं, पहली बार हम भी सुन रहे हैं, ठीक है। गाय क्या होती है बताओ, अपने बारे में जानते हो कि ना जानते हो? घर वालों से पूछ लो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कैसे, कहां पे, क्या करने के लिए, ठीक है। तो जब गाय नहीं पता तो अपने बारे में ना जानते होगे, ठीक है। तो एक बार अपने घर वालों से पता कर लो कि क्या मतलब है, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चूँकि हम जानवरों की जब बात करते हैं तो जैसे हम कृषि की बात करते हैं तो खेती बाड़ी तो हम बड़े स्तर पे देखते हैं, लेकिन उसी खेती बाड़ी के साथ ही साथ क्या होता है, हम जानवरों की जब बात करते हैं तो जानवरों के बारे में जैसा कि हमने पूर्व में ही चर्चा किया था कि हमारी भी जनगणना कराई गई थी। और जनगणना कराए जाने का जो पूरा आधार था वो ये था कि कहीं न कहीं जब अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो अंग्रेज़ चूँकि हमारे ऊपर प्रशासन करते और उस प्रशासन के अंतर्गत क्या करना था, चूँकि हमारी जब वो संख्या जान पाते तो संख्या के आधार पे ही क्या करेंगे, कहीं न कहीं कह सकते हो कि वो प्रमुखता से हमारे ऊपर शासन कर पाते हैं। जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि क्या होगा, हमारे यहाँ पे खास करके जब जानवरों की संख्या हम जान पाएंगे तो उनके लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं लॉन्च करेंगे। मान लेते हैं कोई टीकाकरण करना है, कोई उनके लिए खाद्य पदार्थ विकसित करनी है, मतलब पोषण से संबंधित चीज़ें विकसित करनी है, या कोई नई चीज़ करनी है। जैसे मान लो यही हमारा स्टूडियो है, अब हमने सोचा कि हम बहुत मज़ा आ रहा है, गौ पालन करते हैं और दूध पालेंगे, मतलब दूध निकालेंगे जानवरों से और उसको बेच करके क्या करेंगे, मटकी भर रुपया जमा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे तो एक बड़ी बैंक में जमा करेंगे। तो फिर वहाँ से क्या होगा, एक हम ट्रैक्टर निकालेंगे, ट्रैक्टर निकाल के फिर क्या करेंगे, खेतों की जुताई करेंगे, फिर और पैसा होगा, फिर और पैसा होगा, फिर और पैसा होगा, फिर और पैसा होगा। इस तरीके से हम सपने देख रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सारे आधार कैसे निकलेंगे, जब हमें पता हो कि हमारे पास संसाधन क्या है और हमारे उसके उपयोग क्या है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने यहाँ पे खास करके पशुओं की गणना कराते हैं। और इसी पशुओं की गणना की जब बात करते हैं तो इसका रोग आपको देख मिलता है, खास करके एक क्रम देख मिलता है 20वीं पशु गणना रिपोर्ट, खास करके 20वें नंबर की ये जो क्या है हमारे सरकार के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा एक 20वीं नंबर की क्या की गई, पशु गणना कराई गई। और इस आधार पे पशु गणना रिपोर्ट की जब बात करते हैं जो 20वीं नंबर की निकली वो आपके सन 2019 में निकली, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ एक पहलुओं को लेकर के काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किस नंबर की है, तो ये 20वीं नंबर की पशुधन गणना रिपोर्ट है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही निकलती है कि आखिर ये जो पशुधन गणना रिपोर्ट है वह किसके माध्यम से निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है हमारे यहाँ पे जो मत्स्य विभाग है, इस मत्स्य विभाग के आंकड़े को लेकर के। मत्स्य के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य विभाग और साथ ही साथ आपका जो पशुपालन है,
हमारे यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की जब बात करते हैं तो मत्स्य पालन और फिर आपके पशुपालन और साथ ही साथ पशुपालन को मिलाता हुआ जो आपका डेयरी मंत्रालय है, इन सबके संयुक्त आंकड़ों के माध्यम से क्या होता है, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन खास करके मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से ये क्या कहता है, ये आपका कहीं न कहीं आपका ये रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो आती है कि ये रिपोर्ट आपकी कब निकाली गई और कैसे निकाली गई। तो हमने चर्चा भी किया कि ये रिपोर्ट आपके पिछले अर्थात कह सकते हो कि 2018 के अनुसार निकाली गई। तो देखा जाए तो पशुधन गणना जो आपकी रिपोर्ट आई वो कब की आई, वो आपको 2018 को देखने को मिलती है। पशुधन गणना, और पशुधन गणना की जब बात करते हैं तो ये आपको कब की देख मिलती है, ये आपको सन 2018 की देख मिलती है। हालांकि 2018 के नाम से आई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा 2018 के बाद अगर जो इसकी बात करते हैं तो 2018 के बाद इस रिपोर्ट को 2019 में प्रकाशित किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश में कुल कितने पशु हैं, कुल पशुधन की अगर बात करते हैं तो कुल पशुधन की संख्या कितनी है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये ध्यान रखिएगा 535.78 मिलियन। कितने, 535.78 मिलियन की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान में क्या है, हमारे यहाँ पे कुल पशुओं की संख्या है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुल पशुओं की संख्या जो आपको मिलती है वो आपको 535.78 मिलियन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 535.78 मिलियन की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कुल पशु होते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे चूंकि ये रिपोर्ट जो होती है ध्यान रखिएगा 5 साल पे काउंट की जाती है, तो पिछली रिपोर्ट 2012 की आई थी और 2012 के अनुसार वृद्धि दर की अगर बात करें तो हमारे पशुओं में कितनी की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो ये वृद्धि दर कितनी है, तो वृद्धि दर विशेष ध्यान रखिएगा ये आपको मिलती है 4.6% की दर से। अर्थात हमारे पशुओं की संख्या बढ़ी है किस रेट से, तो आपकी बढ़ी है 4.6% की गति से। ठीक है, अर्थात उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा हम पूरे देश की जब बात करते हैं तो पूरे देश के क्रम में ये जो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है 2018 में आपकी निकाली गई, और इसके अनुसार अगर जो देखा जाए तो इसके अनुसार हमारे पूरे भारत में कितने जानवर हैं, तो इनकी संख्या 535.78 मिलियन है। जबकि 2012 के अनुसार अगर हम कुल वृद्धि दर की बात करते हैं तो इनका क्रम क्या हो जाता है अगर इनकी बात की जाए। ठीक है, तो इनका जो पूरा क्रम होता है वो आपको मिलता है 535.78 मिलियन का। कितना, 535.78 मिलियन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 20वीं पशुधन रिपोर्ट है और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये कब निकाली जाती है, ये निकाली जाती है आपकी खास करके 5 साल के अंतराल पे। 5 साल के अंतराल पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए जब 5 साल के अंतराल पे निकाली जा रही है तो पहली बार कब निकाली गई होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 20 है तो 20 25 100, अर्थात कह सकते हो कि ये जो पहली रिपोर्ट निकाली गई थी वो पहली निकाली गई थी आपके सन 1919-20 में। ठीक है, कब, 1919-20 की जब बात करते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, जब हमारे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1919 में एक कृषि विभाग अलग से स्थापित हुआ था, तो उसी टाइम पे पहली बार क्या की गई थी, पशुओं की गणना कराई गई थी। ठीक है, तो 5 साल के अंतराल पे निकाली जाती है, पहली बार सन 1919-20 में निकाली गई और ये 20वीं रिपोर्ट है जो कि 2018 में निकाली गई। ठीक है, जिसके अनुसार कुल पशुओं की संख्या 535.78 है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा 2012 के अनुसार जो वृद्धि दर है वो आपको 4.6% देखने को मिलती है। अब देखा जाए अगर जो यहाँ पे बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वृद्धि है इसके अनुसार अगर जो हम 2 बिंदुओं की चर्चा करें, सबसे पहली तो ये बात आती है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या हुई है, पश्चिम बंगाल की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल अगर देखा जाए तो राज्यों के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पशुओं में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में, ठीक है, पशुओं की संख्या में क्या हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में क्या हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है।
और इस वृद्धि के पर्याय की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में जब सबसे ज्यादा वृद्धि हुई तो ये कितने की दर से हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलता है 23% की दर से, अर्थात 23% की दर से हमारे पश्चिम बंगाल में पशुओं की वृद्धि हुई है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या में क्या हुई, गिरावट हुई। सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पशुओं की संख्या में कमी देखने मिली। उत्तर प्रदेश में पशु या जिसको हम मवेशी की भी संख्या देते हैं, तो मवेशी की संख्या में क्या हुई, मवेशी की संख्या में गिरावट देखने को मिली। मवेशी की संख्या में गिरावट देखने को मिली, अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या जो वर्तमान में थी उसके एवज में आपकी कम होती चली गई। और आप भी जानते हैं कि बड़े स्तर पे कि हमारे यहाँ पे पशुओं की जब बात करते हैं तो जब बड़े सारे लोग क्या हो गए, आपके बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए चले गए, तो जाहिर सी बात है कि इनके पशुओं की संख्या में क्या हो गई, इनकी कमी हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, मवेशियों की संख्या में धीरे धीरे आपकी कमी होती चली गई। ठीक है, मवेशियों की संख्या में कमी होती चली गई। अब अगर जो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पशु गणना निकली, ठीक है, इस पशु गणना की जब बात करते हैं, पशु गणना जो खास करके 2018-19 के नाम से दिखने मिली, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या क्या है। ठीक है, सीधी सी बात, इस पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या क्या है, उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो इस उत्तर प्रदेश में पशु की संख्या क्या है, पशुओं की संख्या प्रमुखतः क्या है। और पशुओं की संख्या के अनुरूप अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा पशुओं की संख्या के रूप में जो नंबर देख मिलता है वो सबसे पहले देख मिलता है आपके गौवंश के रूप में। गौवंश अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, गाय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो गौवंश की अगर बात करते हैं तो गौवंश की संख्या कितनी है, तो गौवंश की जब बात करते हैं तो गौवंश की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में आपको मिलती है वो देख मिलती है 1.88 करोड़। कितना, 1.88 लाख करोड़ की जब बात करते हैं तो ये संख्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 1.88 करोड़ की जब बात करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, ये आपको मिलती है। जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो आपके खास करके जब हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस की संख्या कितनी है, तो भैंस की संख्या भी ध्यान रखिएगा ये आपको मिलती है 3.3 करोड़ के रूप में। कितना, भैंस की संख्या 3.3 करोड़ के रूप में। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा तीसरा जो नंबर होता है वो आपको मिलता है बकरी के रूप में। और बकरी की अगर बात करते हैं तो बकरी की संख्या ये आपकी हो जाती है 1.99 करोड़ रूप में। ठीक है, 1.9 करोड़ की जब बात करते हैं तो ये इनकी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पशुओं की संख्या 1.88 करोड़, भैंसों की संख्या की जब बात करते हैं तो आपको 3.3 करोड़, और बकरी की संख्या की जब बात करते हैं तो आपका 1.99 करोड़ अर्थात 9 करोड़ ये आपकी बकरी की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, इन चीजों का नाम विशेषतः ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये पशुओं की संख्या क्या हो जाती है आपके उत्तर प्रदेश में आपको विशेषतः देखने को मिलती है। क्लियर है, इसको लेके कोई संशय हो तो जरूर बताएं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी से संबंधित कुछ एक संस्थान होते हैं, उनके नाम भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इस कार्य से विशेष ध्यान रखिएगा। मवेशी नहीं समझ में आया, मवेशी मतलब आपके जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको मवेशी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो घरों में जो जानवरों को हम रखते हैं जैसे बकरी हो, आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इसको हम मवेशी संख्या नाम देते हैं। ठीक है, विशेषतः अगर कुछ संस्थानों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे खास करके भारतीय चारा एवं चारागाह संस्थान, क्या नाम होता है, भारतीय चारा एवं चारागाह शोध संस्थान, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके झांसी में प्रमुखता से देखने को मिलता है।
और इसी से मिलता जुलता एक चीज ध्यान रखिएगा, खास करके केंद्रीय सस्य वानिकी, केंद्रीय सस्य वानिकी शोध संस्थान। और इस संस्थान की जब बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय सस्य वानिकी शोध संस्थान जो है ये भी आपके झांसी में देखने मिलता है, जो खेती के साथ वन कैसे लगाया जाए इसके ऊपर शोध वगैरह करता है। ठीक है, सस्य वानिकी अगर जो इसकी बात करते हैं तो उसके रूप में इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, खास करके केंद्रीय दलहन शोध संस्थान, क्या नाम होता है, केंद्रीय दलहन शोध संस्थान। और दालों को आधारित करते हुए जो आपका दलहन शोध संस्थान है वो आपके कानपुर में देखने मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, कानपुर की जब बात करते हैं तो उस कानपुर में केंद्रीय दलहन शोध संस्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे खास करके भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, क्या नाम होता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और इसकी जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको मिलता है आपके राजधानी लखनऊ में। जबकि इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका केंद्रीय चीनी शोध संस्थान, क्या नाम होता है, केंद्रीय चीनी शोध संस्थान की जब बात करते हैं तो ये संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये संस्थान आपके कानपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, कानपुर की जब बात करते हैं तो उस कानपुर में आपका चीनी शोध संस्थान विशेषतः आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे खास करके भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में देख मिलता है। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम हो जाता है आपके इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पे, इज्जत नगर बरेली की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बरेली में ये संस्थान हो जाता है। और इसी बरेली की जब बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा खास करके केंद्रीय पक्षी, क्या बोलते हैं, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, पक्षियों के ऊपर आधारित करते हुए जो शोध संस्थान है वो भी आपके क्या हो जाता है, इज्जत नगर बरेली में हो जाता है। ठीक है, इज्जत नगर बरेली में देख मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एक होता है आपका केंद्रीय मीट, मीट मतलब आप भी जानते होंगे, खास करके जिसको हम मांस की संज्ञा देते हैं, तो मीट शोध संस्थान। तो ये संस्थान भी कहाँ पे, ये भी आपके इसी इज्जत नगर बरेली में, इज्जत नगर बरेली में। अब आप सोचेंगे पक्षी और मीट से संबंध क्या, तो जनरली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मुर्गे से क्या होता है, मुर्गी के संदर्भ में आपको देख मिलता है कि इसका नाम, मुर्गे से आपका मांस का उत्पादन होता है, तो मुर्गा ही पक्षी के स्वरूप में होता है, तो इस कारण से इन दोनों का रिलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पक्षी का संबंध भी क्या हो जाता है, ये आपको खास करके इज्जत नगर बरेली में, और मीट अगर मांस की बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये पे ध्यान रखिएगा खास करके हमारे यहाँ पे केंद्रीय सब्जी शोध संस्थान। ठीक है, केंद्रीय सब्जी शोध संस्थान। और सब्जी शोध संस्थान की जब बात करते हैं तो उसका क्रम कहाँ पे है, तो ये आपके आप जानते भी हैं बनारस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे। ठीक है, बनारस के अंतर्गत एक आपका सब्जी शोध संस्थान बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सब्जी शोध संस्थान की जब बात करते हैं तो आपके कहाँ पे, ये आपके बनारस के अंतर्गत प्रमुखता से देख मिलता है। सब्जी के अलावा अगर बात करते हैं तो पशुओं के ऊपर विशेषतः एक अस्पताल आपने सुना होगा, खास करके देखा जाए तो उसका नाम होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। किसके नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। खास करके एक आपका पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं गौ संरक्षण
केंद्र, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मथुरा के अंतर्गत देखने मिलता है। कहाँ पे? मथुरा की जब बात करते हैं तो वहीं पे आपको देखने मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक आपका केंद्रीय बकरी शोध संस्थान देखने मिलता है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान देखने मिलता है। और इस बकरी शोध संस्थान की जब बात करते हैं तो यह कहाँ पे स्थित है? यह भी आपके मखदूम में देख मिलता है। और मखदूम की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है आपके मथुरा के अंतर्गत। ठीक है, मथुरा के मखदूम में ये विशेषता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके 6 क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है, और इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है? इनकी संख्या 6 है। अब 6 का नाम विशेषता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जो एक एक की बात करें तो एक आपको मिलता है चंद्रशेखर आजाद के नाम से। किसके नाम पे? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, खास करके इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके कानपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय है ये आपके कानपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपके कानपुर में चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो आपका क्या हो जाता है? ये आपके प्रमुख रूप से खास करके कानपुर में स्थित है। इसके अलावा दूसरा कहाँ पे स्थित है? तो दूसरा है आपके नरेंद्र देव के नाम से। किसके नाम पे? नरेंद्र देव के नाम से। नरेंद्र देव के नाम से अगर देखा जाए तो ये आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जाहिर सी बात है आपके वर्तमान में जो आपका फैजाबाद है, फैजाबाद अयोध्या, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपके वर्तमान में फैजाबाद, हालांकि फैजाबाद का नाम अब बदल करके अयोध्या कर दिया गया है, तो इस कारण से अयोध्या भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो फैजाबाद अयोध्या इस लोकेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपको देख मिलता है बांदा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। किसके रूप में? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे? तो यह आपके बांदा में। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? यह आपके बांदा में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, चौथा कहाँ पे स्थित है? तो चौथा आपको देख मिलता है, खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो यह आपको देख मिलता है सरदार पटेल के नाम से। किसके नाम पे? सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? सरदार पटेल के नाम पे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये आपको देख मिलता है आपके मेरठ के अंतर्गत। कहाँ पे? मेरठ की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपका सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और ध्यान रखिएगा, खास करके आपके प्रयागराज में देख मिलता है, जिसका नाम है, अगले पेज पे लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ से सारे मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? विशेष ध्यान रखिएगा, कृषि विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो ये कृषि विश्वविद्यालय कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या क्या होती है? 6 आपको देख मिलती है। इन 6 की अगर बात करते हैं तो 6 के क्रम में खास करके 4 का नाम हमने देखा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका खास करके एक होता है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके मेरठ में। बाकी अगर देखा जाए तो 5वां जिसका नाम होता है सैम हिंगिस
वो आपको मिलता है नैनी के अंतर्गत। कहाँ पे? नैनों में सपना, सपने में सजना, अगर जो उसकी बात करते हैं तो ये आपके नैनी प्रयागराज में देखने मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका छठा हो जाता है खास करके रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपको देख मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, खास करके झांसी की जब बात करते हैं तो उस झांसी में। ठीक है, तो झांसी की जब बात करते हैं तो वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अगर जो कोई संशय हो तो एक बार जरूर बता दें। जितने भी लोग लेट ज्वाइन किए हैं, नो डाउट आपको भी पता है कि ये लगभग परचम बैच 15 दिन पहले से चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं लेट ज्वाइन किए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मैसेज वगैरह भी किया था, तो उनको हम बता देना चाहेंगे। देखो, जो क्लासेज आपकी चल रही हैं आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे हिसाब से उसको आप कंटिन्यू करिए। जो प्रीवियस की क्लासेज हैं उसको धीरे धीरे आप कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि अगर जो आप पीछे वाला कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे आपके छूटते चले जाएंगे। तो एक अच्छा सलाह यही होगा हमारा कि आप रेगुलर वाले को कंटिन्यू करिए, बाकी जो पीछे की छूट चुकी हैं उसको आप धीरे धीरे बैकलॉग में तैयार करिएगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है नया वाला आपका फिर क्या होगा, आपके सामने बढ़ता चला जाएगा, तो फिर बाद में आप ऊब जाएंगे, तो फिर बाद में मन ना करेगा करने का। तो इस कारण से एक स्वस्थ नज़रिए से आपको क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है जो आज की क्लासेज चल रही हैं इसको करिए। हो सकता हो 1-2 दिन थोड़ा सा आपका लय नहीं बैठेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछली कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपकी इससे रिलेट होती हैं, तो हो सकता हो कि उनका कुछ एक बिंदु आपको इसमें ऐड होता ना दिखे। लेकिन फिर भी 1-2 दिन आप क्लास में आएंगे तो जाहिर सी बात है आप इतनी तरीके से रम जाएंगे कि आपको पता भी ना चलेगा क्या क्या चीज़ें छुट्टी हुई हैं। ठीक है, तो उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जो पिछली चीज़ें छुट्टी हुई हैं, जैसे संडे हो गया या किसी दिन किसी की छुट्टी हो गई या कुछ और हो गया, जैसे अब आप ही जानते हो कि हो सकता हो कि आज शाम की कोई क्लास, पता नहीं एग्जैक्ट तो हमें ना पता है लगी है कि ना लगी है आपकी। क्यों? क्योंकि अभी विवेक सर की मैराथन है, तो हो सकता हो कि उस मैराथन को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो अब जैसे ये समय बचा, आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ना है तो फिर आपने क्या किया, आपने अपनी क्लासेस देख ली। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है ये सही है, छुट्टी कर दीजिए, बर्तन मांजना है। ठीक है, तो हम क्या करें, बर्तन मांजना है। बर्तन मांजने में आजकल मोबाइल का तो बहुत अच्छा रोल है, हमने देखा है भाई। हमारे यहाँ पे भी जो काम करने आती है उसको हमने देखा है, बगल में मोबाइल लगा लेती है और चलता है दबा के गाना, और फिर वो बर्तन मांजना, खाना बनाना, सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो आप भी जाहिर सी बात है ईयरफोन लगा लीजिए कान में और पूरी मस्ती के साथ क्या करिए, तन्मयता के साथ बर्तन मांजिए, चाहे खाना बनाइए और क्लास भी देखते रहिए। नहीं, हम कमेंट किसी का ना सुनते हैं। ठीक है, जितने लोग कह रहे हैं कमेंट सुन लीजिए, तो कमेंट हम किसी का ना सुनते हैं, इसके लिए परेशान ना हो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट छूट गया। अरे बाप रे बाप, अब बताओ उसे कैसे कंप्लीट किया जाए। आ, 2012-19 की जो रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे निकाली गई है। ठीक है, पशुओं की जो गणना की गई है वो ऑल इंडिया लेवल पे निकाली गई है, लेकिन इस रिपोर्ट के संदर्भ में हमने यूपी की भी बात की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो फिर आज की सेशन की जब बात करते हैं तो आज का सेशन यहीं तक रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर जो कुछ नया करेंगे तो वो भी बेकार होगा और पुराना करेंगे तो वो भी बेकार होगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे इस चीज़ को रखते हैं। ठीक है, अरे भैया कोई कह रहा हमारी एक्टिंग ना अच्छी लगती है, तो हम आपको दिखाने के लिए थोड़ी ना करें, हम रिहर्सल करते हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है कहाँ पे, भोजपुरी इंडस्ट्री में, वहाँ का डॉन बनने के लिए। ठीक है, वहाँ पे डॉन की एक वैकेंसी रिक्त हुई है, तो उसके लिए हम पूरा अप्लाई कर रहे हैं।
तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी ना हम एक्टिंग करते हैं, वो अपना बीच बीच में रिहर्सल करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, एक पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इन द सेंस कह सकते हो कि लगातार अभ्यास करने से क्या होता है, आप चीज़ों को परफेक्ट पाते हैं। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से हीरो ना बनने वाले, भोजपुरी सिनेमा के हम विलन बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। हमारी एक्टिंग से आपको कोई प्रभाव ना पड़ना चाहिए, ना तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोचने की कोशिश करते हैं, उसकी कवायद करते रहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। बोलोगे कुछ? नहीं बोलना। चलो, एप्लीकेशन पे शायद कोई पंक्ति ना सुनाई है ना, एक पंक्ति सुना के उसके बाद फिर आज की क्लास को सबमिट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमें जानते होंगे, हालांकि पूरी पंक्ति हमें याद ना है, किसी की कॉपी पंक्ति है, हो सकता है उसका लय भी ना दे पाए, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि पंक्तियों में गहराई है और उस गहराई में आपको उतर करके क्या करना है, गोते लगा करके, जैसे समुद्र में क्या करता है मोती छीन लाता है, उस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। आपने देखा हुआ है बाबू सोनावाले में वही तो होता है, रात के 3 बज गए, पता ही ना चलता कितनी बात हो रही है। तो फिर से, करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे, शाम को ताने देंगे बहुत से लोग, घर पहुँचते पहुँचते रात होगी। शाम को ताने देंगे बहुत सारे लोग, घर को पहुँचते पहुँचते रात होगी। फिर पूछेंगे घर वाले, फिर पूछेंगे घर वाले तो क्या जवाब दोगी? फिर पूछेंगे घर वाले तो क्या जवाब दोगी? झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी? झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी? सोचकर दिन भर की बातें मुस्कुराओगी, सोचकर दिन भर की बातें मुस्कुराओगी। जागो भी रात भर, जागोगी रात भर, नींद न आएगी। सोचकर दिन भर की बातें मुस्कुराओगी, जागोगी रात भर, नींद न आएगी। चिड़चिड़ी हो जाओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब लोग चिढ़ाएंगे, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब लोग चिढ़ाएंगे। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर उसे दोस्त बुलाएंगे। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब लोग चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर जब दोस्त बुलाएंगे। एक दिन इन्हीं हरकतों से, एक दिन इन्हीं हरकतों से तुम उठा जाओगी, मतलब उब जाओगी एक तरीके से। एक दिन इन्हीं हरकतों से तुम उठा जाओगी। एक दिन, एक दिन तुम पत्थर की तरह हमें ठुकरा जाओगी। एक दिन इन्हीं हरकतों से तुम उठा जाओगी। एक दिन तुम पत्थर की तरह हमें ठुकरा जाओगी। तुम ठकरा दो ऐसी नौबत ही क्यों आए, तुम ठुकरा दो ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं कि हमें मोहब्बत हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्यार मोहब्बत का चक्कर है, ये शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत क्या करता है, तोड़ देता है। तो इस कारण से
विशेषता। आप भी इस चक्कर में ना फंसे, नहीं तो पता चलेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, तो चलिएगा आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले सेशन में जब मुलाकात होगी तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।